ये मूवी देखने के बाद मैं खुद ही हैरान रह गया। क्या सच में कभी ऐसा होगा? और मैं यकीनन कह सकता हूँ कि कहानी जानने के बाद आप भी बेहद चौंक जाएंगे। असल में कहानी है कि विलियम फोस्टर नाम के एक वैज्ञानिक के पूरे परिवार की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। उस गम को सहन न कर पाने के कारण वो ठान लेता है कि किसी भी हाल में वो अपने परिवार को वापस लाएगा। अब सोचिए, क्या कोई मृत व्यक्ति को वापस लाना संभव है? लेकिन वो इंसान हार मानने वाला नहीं था। हालांकि ये पूरी तरह से कानून के खिलाफ था, फिर भी उसने गुप्त तरीके से विभिन्न वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट्स के माध्यम से अपनी पत्नी और बच्चों को फिर से बनाने की कोशिश की। और ये नामुमकिन सा काम वो कैसे संभव बनाता है? और इतना कुछ करने के बाद भी क्या वो अपने परिवार को ठीक वैसे ही वापस पा पाता है? चलिए डिटेल्स में जानते हैं। कहानी शुरू होती है एक तनावपूर्ण वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट से। हम देखते हैं डॉक्टर विलियम फोस्टर को, जो एक जीनियस न्यूरोसाइंटिस्ट हैं और एक बड़ी बायोटेक कंपनी में काम करते हैं। उनका काम है मृत लोगों के ब्रेन से उनकी चेतना या यादें निकालकर एक कृत्रिम शरीर यानी रोबोट में स्थानांतरित करना। सरल शब्दों में यह कुछ वैसा ही है जैसे किसी की आत्मा को पूरी तरह से मशीन में डाल दिया जाए। पहले प्रयोग में ही हम देखते हैं कि डॉक्टर फोस्टर की टीम एक मृत सोल्जर के मस्तिष्क से अत्याधुनिक तकनीक के जरिए उसकी यादें इकट्ठा कर रही है। फिर उन यादों को चरणबद्ध और जटिल प्रक्रियाओं के माध्यम से रोबोटिक शरीर में ट्रांसफर किया जाता है। कुछ समय बाद जब उस मृत सैनिक की सारी यादें रोबोट के मस्तिष्क तक पहुंच जाती है, तब डॉक्टर फोस्टर उसे एक्टिव करते हैं और धीरे धीरे उससे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। फोस्टर उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि उसकी यादों को इस रोबोटिक शरीर में स्थानांतरित किया गया है ताकि वह इस शरीर के साथ और लंबे समय तक जीवित रह सके। शुरुआत में तो सभी को लगता है कि प्रयोग सफल हो गया है, लेकिन फिर वह सोल्जर अपने शरीर को एक अलग तरह से देखकर पूरी तरह डर जाता है। वह गहरी बेचैनी में आ जाता है और इतना घबराता है कि वह खुद ही अपने रोबोटिक शरीर को तोड़ना शुरू कर देता है। उसकी चोट से आसपास खड़े साइंटिस्ट्स भी दूर हट जाते हैं। एट लास्ट स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए विलियम सिस्टम की मुख्य तार काट देता है। इससे रोबोट ऑफलाइन हो जाता है। इस घटना के बाद कंपनी के सीईओ मिस्टर जोन्स ने कहा कि इस प्रोजेक्ट में मैं और एक भी पैसा निवेश नहीं करूंगा। हालांकि विलियम विनती करता रहता है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस प्रोजेक्ट में लगा दी है, हम सफलता के बहुत करीब आ चुके हैं, कृपया एक और मौका दे। लेकिन मिस्टर जोन्स उनकी कोई बात सुनना नहीं चाहते। इस बीच विलियम को याद आता है कि आज उसे अपने परिवार के साथ कहीं जाना था, इसलिए देर किए बिना वह सीधे घर की ओर निकल पड़ता है। हालांकि लौटने में थोड़ा देर हो गया, लेकिन घर जाकर देखता है कि सौभाग्य से तब तक कोई पूरी तरह तैयार नहीं हुआ था। वह अपनी पत्नी मोना को बताता है कि आज ऑफिस में उसका प्रोजेक्ट कैसे फेल हो गया। फिर वह अपनी असिस्टेंट एडी को घर की चाबी देते हुए पूरे परिवार के साथ वीकेंड ट्रिप पर निकल पड़ता है। उस दिन मौसम बहुत खराब था। कुछ ही देर में तेज बारिश शुरू हो गई। गाड़ी के अंदर हल्की मस्ती और हंसी ठिठोली चल रही थी, लेकिन बाहर इतनी बारिश हो रही थी कि सड़क पर कुछ ठीक से दिख नहीं रहा था। यह देख मोना कहती है कि हमें गाड़ी को कुछ देर के लिए एक तरफ रोक देना चाहिए, लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले अचानक एक बड़ा ट्रक सामने आ जाता है। विलियम किसी तरह गाड़ी को दाईं ओर मोड़कर एक्सीडेंट से बच जाता है। हालांकि खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। कुछ ही पलों में एक बड़ा पेड़ सड़क पर गिर जाता है और गाड़ी सीधे उस पेड़ से टकरा जाती है। पेड़ की एक शाखा सीधे गाड़ी के अंदर मोना के पेट में घुस जाती है। दृश्य इतना भयानक था कि विलियम बस स्तब्ध होकर देखते रह जाता है। फिर उसकी गाड़ी नियंत्रण खोकर एक तालाब में गिर जाती है। थोड़ी देर बाद जब विलियम होश में आता है तो वह देखता है कि उसकी पत्नी, बच्चे सहित पूरा परिवार मर चुका है। यह देखकर वह कुछ पल के लिए सदमे में रह जाता है। फिर एक एक करके उनके मृत शरीर तालाब के किनारे लाकर अपनी पत्नी और बच्चों को गले लगाकर दुख में टूट पड़ता है। फिर एक पल भी न गवाते हुए विलियम तुरंत अपनी असिस्टेंट एडी को कॉल करता है। ज्यादा कुछ कहे बिना सिर्फ कहता है कि प्रोजेक्ट का सारा उपकरण लेकर अभी मेरी लोकेशन पर आ जाओ। अंततः एडी गाड़ी लेकर पहुंचता है। तब विलियम चुपचाप गाड़ी से सभी उपकरण बाहर निकालने लगता है और एडी से कहता है, चलो हमें तालाब के किनारे जाना होगा। वहां जाकर मृत शरीरों को देखकर एडी पूरी तरह हैरान रह गया। उसे कुछ भी पता नहीं था। वह स्तब्ध होकर बोला, तुमने मुझे पहले क्यों कुछ नहीं बताया? विलियम तब बेचैन आवाज में बोला,
जल्दी से डब्बे खोलो और सारे उपकरण निकालो। ब्रेन डेथ होने से पहले उनकी यादें इकट्ठा करनी होंगी, नहीं तो वे हमेशा के लिए खो जाएंगे। एडी चौंक कर बोला, तुम पागल तो नहीं हो गए? हमें तुरंत पुलिस के पास जाना चाहिए या एम्बुलेंस बुलानी चाहिए। लेकिन विलियम साफ कहता है, अब कुछ नहीं किया जा सकता, वे वापस नहीं आएंगे। आखिर में काफी अनिच्छा के बावजूद एडी उसकी मदद करने को राजी हो जाता है और वे फाइनली मेमोरी कलेक्शन का काम पूरा करते हैं। फिर परिवार के मृत शरीरों के साथ सारी यादें लेकर सीधे विलियम के लैब में लौट आते हैं, जहां वह कभी मृत लोगों को रोबोट शरीर में वापस लाने का सपना देखता था। अब वह कोशिश करेगा अपने परिवार को फिर से पाने की, लेकिन कोई साधारण शरीर नहीं, मांस और खून से बना ऐसा शरीर जो बिल्कुल उनकी तरह दिखे वह बनाएगा और उनकी यादें उस शरीर में डालेगा। लैब में प्रवेश करते ही यह बार बार विलियम को समझाने लगता है, देखो यह बिल्कुल असंभव काम है। हमने पहले कुछ पशु और पक्षियों के क्लोन बनाए हैं, लेकिन कभी किसी इंसान का पूरा शरीर नहीं बनाया। तुम्हारे परिवार के सभी के डीएनए से बिल्कुल उनकी तरह शरीर बनाया जा सकता है, लेकिन एक बड़ी समस्या रहेगी, मतलब बनाने के समय उनका दिमाग बिल्कुल खाली कागज की तरह होगा। विलियम एडी से कहता है, तुम सिर्फ उनका क्लोन बनाने में मेरी मदद करो, बाकी मेमोरी ट्रांसफर करने की जिम्मेदारी मेरी होगी। लेकिन एडी बताता है, इस क्लोन बनाने की प्रक्रिया में कई साइड इफेक्ट हो सकते हैं। कोई शायद खुली आंखों से नहीं देख पाएगा, किसी के शरीर के अंदर के अंग ठीक से काम नहीं कर सकते, इस पद्धति की कोई गारंटी नहीं है और हमें नहीं पता कि आखिर क्या होगा। ये सब सुनकर भी विलियम नहीं रुकता, वो बस कहता है, मुझे पता है इसमें जोखिम है, लेकिन मेरे पास यही आखिरी मौका है। तब विलियम थकी हुई आवाज में कहता है, चूंकि मैं खुद अपने परिवार के अंतिम काम नहीं कर पाऊंगा, तो एडी तुमने इनके अंतिम प्रबंध को पूरा करो। एडी ने कहा, ठीक है, तुम ये चाबी लेकर घर जाओ और मैं बाकी उपकरण लेकर अभी आ रहा हूँ। इसके बाद एडी उसकी परिवार को वहां से ले जाकर जरूरी सारे इंस्ट्रूमेंट, क्लोनिंग उपकरण और न्यूरो ट्रांसफर डिवाइस गाड़ी में रखता है। क्योंकि ये काम पूरी तरह गैर कानूनी है, इसलिए उन्होंने लैब के बजाय अपने घर में ही ये गुप्त प्रयोग करने का फैसला किया, यानी विलियम के घर। फिर ट्रक में सिर्फ 3 पॉट देखकर विलियम चौंक जाता है और पूछता है, मैंने तुम्हें 4 पॉट लाने को कहा था, तुमने 3 क्यों लाए? एडी थकी हुई आवाज में बताता है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि कंपनी में इससे ज्यादा कोई पॉट नहीं बचा है और तुम अच्छी तरह जानते हो कि हर एक पॉट की कीमत लगभग 70 लाख रुपए है, इसलिए एक और अतिरिक्त पॉट का इंतजाम करना हमारे बस की बात नहीं है। विलियम कुछ पल के लिए स्तब्ध हो जाता है और सामने खड़ा होकर ऐसे कठिन निर्णय में पड़ जाता है कि वह क्या करे, खुद समझ नहीं पा रहा है। उसकी पत्नी मोना और 3 बच्चे हैं। वह पूरी तरह द्विधा में पड़ जाता है कि किसे रखे और किसे छोड़ दे। अंत में मानसिक रूप से टूटकर वह एक उपाय निकालता है। सबसे निष्पक्ष तरीका यह है कि सभी के नाम छोटे छोटे कागजों पर लिखकर एक कटोरे में डाल दे। फिर एडी से कहे, तुम एक कागज निकालो, जिसका नाम निकलेगा उसे मैं छोड़ दूंगा। लेकिन एडी सीधे सीधे मना कर देता है। वह कांपती आवाज में कहता है, मैं इस अपराध बोध में बिल्कुल भी नाम लिखना नहीं चाहता। यह तुम्हारा परिवार है, यह फैसला तुम्हें ही लेना होगा। आखिर में निराशा में आंसुओं से भरे आंखों के साथ विलियम खुद एक कागज उठाता है और नाम पढ़कर वह और भी अधिक दुखी हो जाता है, क्योंकि नाम उसकी छोटी बेटी का था। वह समझ जाता है कि उसे एक ही जीवन को हमेशा के लिए त्यागना होगा। इसके बाद शुरू होता है क्लोन बनाने का वह अत्यंत कठिन चरण। एडी अब विलियम को स्पष्ट रूप से बता देता है कि तुम्हारे द्वारा चुने गए तीनों के डीएनए को मैंने 3 शरीरों में जोड़ा है। शरीर तो बनेगा ही, लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा कि इन रासायनिक भरे बक्सों में तुम्हारा परिवार बहुत जल्दी बढ़ते रहेंगे, इसलिए ठीक उसी उम्र पर जब वे मर गए थे तभी उन्हें निकालना होगा, नहीं तो उनका शरीर असामान्य रूप से बड़ा हो जाएगा और पूरा प्रोजेक्ट नष्ट हो जाएगा। लेकिन एक समस्या है कि इस प्रक्रिया के दौरान अगर बिजली चली गई तो पूरी क्लोनिंग विफल हो जाएगी और दूसरी बार ये काम करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। इसलिए अब तुम्हें पावर बैकअप सिस्टम का इंतजाम तुरंत करना होगा। यह सुनते ही विलियम उस जनरेटर के लिए कई बैटरियां जुटा लाता है ताकि पावर सप्लाई एक पल के लिए भी न रुके। सब कुछ ऑर्गेनाइज कर तैयारी पूरी होने पर एडी बताता है कि इस पूरी क्लोनिंग में लगभग 17 दिन लगेंगे, लेकिन एक बड़ा फैसला अभी लेना होगा। विलियम पूछता है,
क्या फैसला? तुमने अपने परिवार की यादें कलेक्ट की है, लेकिन उस दुर्घटना के भयानक पलों की यादें अभी भी स्टोर है। इसलिए तुम्हें किसी तरह उन कुछ यादों को उनके दिमाग से मिटाना होगा और तुम्हारी छोटी बेटी जय को तुम वापस नहीं ला पा रहे हो। बाकी तीनों जब पूछेंगे तो तुम उन्हें क्या जवाब दोगे? विलियम कुछ समय चुप रहता है क्योंकि उसके पास इस सवाल का कोई आसान जवाब नहीं है। बहुत सोच विचार के बाद वह एक कठिन फैसला करता है। वह अपनी पत्नी और 2 बच्चों के दिमाग से अपनी छोटी बेटी की यादों को मिटा देगा, जैसे वह कभी थी ही नहीं। एक दिन एडी विलियम को फोन करता है और कहता है, अगर तुम तुरंत ऑफिस में शामिल नहीं हुए तो ऑफिस के $9 मिलियन के उपकरणों के बारे में वे जल्दी ही जान जाएंगे और इससे हम हर तरह से मुश्किल में पड़ जाएंगे। यह सुनकर विलियम कहता है, ठीक है, तुम यहाँ आकर इन पॉड्स पर नजर रखो, मैं ऑफिस की प्रॉब्लम मैनेज कराता हूँ। फिर विलियम ऑफिस पहुँचता है। उस दिन विलियम किसी तरह ऑफिस के सारे काम निपटाता है और शाम को जब वह घर लौटता है तो घर में प्रवेश के समय अचानक देखता है कि उसके बेटे के स्कूल टीचर कई दिनों तक स्कूल न जाने के कारण हालचाल पूछने आए हैं। अब पूरी बात को एडी और विलियम मिलकर किसी भी तरह संभालते हैं, लेकिन सच छुपाने के लिए उन्हें हजारों झूठ बोलने पड़ते हैं। फिर विलियम तुरंत अंदर जाकर अपनी पत्नी के ऑफिस, अपने बेटे और बेटी के सभी दोस्तों, साथ ही शिक्षकों के मैसेज और ईमेल के जवाब देता है ताकि कोई भी शक न कर सके। इस बीच हम देखते हैं कि रोबोट पर पहली बार मेमोरी ट्रांसफर के प्रयोग को फिर से एक्टिव किया जा रहा है। साथ ही विलियम अपने परिवार की यादों के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा है, लेकिन किसी कारण से कहीं बार बार बाधा आ रही है। इसी बीच एडी ऑफिस के सारे काम और सीईओ मिस्टर जोन्स को संभालते हुए 17 दिन बाद विलियम के घर आता है। आकर पूछता है कि क्या पूरी प्रक्रिया बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 17 दिन हो चुके हैं। अब तुम्हारे परिवार के सभी सदस्यों को क्लोन से बाहर निकालने का समय आ गया है। लेकिन विलियम बताता है कि अभी भी मेरी मेमोरी ट्रांसफर की कुछ प्रक्रियाओं में बार बार बाधा आ रही है, इसीलिए अगर मुझे थोड़ा और समय मिलता तो मैं इसे पूरी तरह ठीक कर सकता था। लेकिन एडी कहता है, क्या तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? अगर ये लोग 1-2 हफ्ते ज्यादा रह गए तो उनकी उम्र और भी ज्यादा बढ़ जाएगी और फिर तो सारी चीजें नष्ट हो जाएंगी। साथ ही इतने $1 मिलियन के उपकरण घर लाकर रखने के लिए हमें जेल भी जाना पड़ेगा। तब विलियम अपने दिमाग से एक आइडिया निकालता है और कहता है, अगर मैं सही समय पर इन्हें बाहर निकालकर मेरी प्रक्रिया पूरी होने तक बेहोश रखूं तो कैसा रहेगा? लेकिन एडी कहता है, ठीक है, इतना समय तुम पा सकते हो, लेकिन 72 घंटे से ज्यादा किसी को बेहोश रखोगे तो तुम चाहकर भी उन्हें वापस नहीं ला पाओगे। फिर निर्धारित समय पूरा होने के बाद वे जल्दबाजी में बॉक्स खोलते हैं और इनके परिवार के सभी सदस्यों को बाहर निकालते हैं और तुरंत ही उन्हें बेहोशी की इंजेक्शन देते हैं। लेकिन विलियम के पास केवल 3 दिन है। इस बीच उसे अपनी मेमोरी ट्रांसफर की समस्या को पूरी तरह हल करना होगा। इधर एडी बताता है कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि इतनी परफेक्ट इंसान के क्लोन बॉडी हम बना पाएंगे। सच में हमने कर दिखाया, क्योंकि इससे पहले जितनी बार हमने क्लोन बनाने की कोशिश की, कहीं ना कहीं गलती हो गई, लेकिन इस बार बिल्कुल परफेक्ट क्लोन बने हैं। अब विलियम और समय बर्बाद न करके बार बार अपने पहले प्रयोग के वीडियो रिकॉर्ड को चलाकर देखता है और ढूंढने की कोशिश करता है कि उसकी गलती कहाँ थी, किस चीज की वजह से रोबोट में मेमोरी ट्रांसफर होते ही वो इतना छटपटा रहा था। इधर समय भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है और विलियम के मन में शंका उठती है कि इतना दूर आकर इतना सब करके भी क्या मैं हार जाऊंगा? क्या मैं अपने परिवार को वापस नहीं ला पाऊंगा? चूंकि विलियम वो समस्या सॉल्व नहीं कर पाया, इसलिए वो एक समय फैसला लेता है कि पुरानी यादों के बिना तो इनके ब्रेन पूरी तरह खाली कागज जैसे हैं, इसलिए इन्हें जिंदा रखकर भी मैं क्या करूंगा, कहकर वो मारने का इंजेक्शन लेकर अपनी पत्नी के पास आता है। लेकिन ठीक तभी उसके बॉस का फोन आता है। इंजेक्शन साइड में रखकर फोन रिसीव करता है और बॉस की डांट खाता है। तभी आशंका में अपना हाथ अपनी पत्नी के हाथ पर रखता है और मॉनिटर पर देखता है कि उसका ब्रेन एक्टिव हो रहा है, यानी उसे छूते ही एक्टिव हो रहा है और छोड़ते ही फिर स्थिर हो जा रहा है। अब विलियम किसी तरह समझ जाता है कि इतने समय से कहाँ गलती हो रही थी। वो बॉस का फोन रखकर एडी को फोन करके बुलाता है और पूरी बात एडी को समझाकर कहता है कि हम जिस रोबोट पर प्रयोग कर रहे थे, वहां जो मरे सैनिक की मेमोरी लेकर उस रोबोट में डाल रहे थे और उसे एक्टिवेट करते ही वो अपनी रियल बॉडी न देखकर आतंकित हो जाता है।
और उसी डर से खुद को चोट पहुंचाने लगता है। लेकिन मैंने तो अपने परिवार की उसी उम्र में उसी समय की कॉपी बॉडी बना ली है, इसलिए उम्मीद है उनकी मेमोरी उनकी बॉडी में ट्रांसफर करने के बाद वो सब नॉर्मल मानेंगे। वो समझ ही नहीं पाएंगे कि उनके साथ क्या हुआ या हो रहा है। अब वे और देर न करके मेमोरी इम्प्रिंट या मेमोरी ट्रांसफर का काम स्टेप बाय स्टेप शुरू कर देते हैं और आखिरकार सारे स्टेप्स पूरा होने के बाद पहले अपनी पत्नी मोना की मेमोरी ट्रांसफर शुरू कर देते हैं। कुछ समय बाद सारी मेमोरी उसके मस्तिष्क में इम्प्रिंट हो गई। कुछ पल वे इंतजार करते हैं, फिर वे देखते हैं कि मोना का पूरा शरीर थरथराकर कांपने लगा। यह देखकर वे घबरा गए क्योंकि उनके पास यह एकमात्र मौका था। लेकिन वे देखते हैं धीरे धीरे मोना का शरीर फिर नॉर्मल हो जाता है और जब उसका होश लौटता है तो विलियम की तरफ देखकर उसका नाम लेकर पुकारती है। तब विलियम उसे फिर से नींद की दवा देकर सुला देता है क्योंकि वो चाहता था कि बाकी 2 बच्चों की मेमोरी ट्रांसफर के बाद और सारे यंत्रों को घर से हटाने के बाद ही सबको एक साथ होश में लाए। इस पूरी प्रोसेस और प्रयोग की सफलता देखकर एडी बहुत खुश होता है और कहता है, इतने दिनों से इंसान इस बारे में सिर्फ सोचते आए हैं, लेकिन आज हमने कर दिखाया। अब इंसान चाहे तो अपने खोए हुए प्रियजनों को फिर से जिंदा कर सकते हैं। सच में हमने एक हैरत अंगेज चीज आविष्कार की। थोड़ी देर बाद एडी वहां से चला जाता है, लेकिन अभी एक बड़ा काम बाकी रह गया है। विलियम की छोटी बेटी, जिसे वो वापस नहीं ला सका और उसी वजह से उसके परिवार के बाकी सदस्यों की मेमोरी से उसकी छोटी बेटी की सारी स्मृतियां मिटानी होंगी। इसलिए घर में पड़ी उसकी छोटी बेटी की सारी फोटोज और इस्तेमाल की चीजें हटा देता है और चुपचाप आकर उस रात सो जाता है। अगले दिन सुबह जब उसकी नींद टूटती है तो वो देखता है कि उसकी पत्नी मोना बेड पर नहीं है। वो हैरान होकर तुरंत बेडरूम से बाहर आकर उसे डाइनिंग एरिया में देखता है। वो देखता है कि उसकी पत्नी डाइनिंग टेबल पर बाकी बच्चों के साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रही है और स्वाभाविक रूप से बातें भी कर रही है। थोड़ी देर बाद मोना बाहर मॉर्निंग वॉक करने चली जाती है और बाकी सदस्यों को देखकर लगता है जैसे वे बहुत भूखे हैं और हाथ के सामने जो कुछ मिल रहा है सब खा रहे हैं। हालांकि विलियम ने अपना परिवार वापस पा लिया था, लेकिन उनके व्यवहार, आचरण और बातें बिल्कुल पहले जैसी नहीं थी, जैसे पैनकेक पर ज्यादा शहद डाल देना या जरूरत से ज्यादा खाना खा लेना। और उधर मॉर्निंग वॉक के समय मोना को पेट में दर्द होता है, लेकिन कुछ देर बाद मॉर्निंग वॉक से लौट आती है। ठीक उसी समय विलियम के फोन पर एडी फोन करता है और बताता है, तुम जल्दी ऑफिस आ जाओ क्योंकि हमें एक डोनर मिल गया है जो अपनी मेमोरी देगा, जिसका इस्तेमाल करके हम इस प्रोजेक्ट को सफल कर सकते हैं। और ये आखिरी मौका है, वरना कंपनी इस प्रोजेक्ट को बंद कर देगी और हमारा भविष्य अंधकार में डूब जाएगा। वो अपने ऑफिस की बात सोचकर निकल तो पड़ता है, लेकिन उसके दिमाग में हजारों तरह की चिंता होती है क्योंकि उसके परिवार की जो हालत है, कहीं कोई ना समझते हुए खुद का ही नुकसान न कर ले। फिर भी वो ऑफिस भागता है क्योंकि उसके प्रोजेक्ट की सारी समस्याएं उसने अपने परिवार पर प्रयोग के माध्यम से ही सॉल्व कर ली थी। अब बस कंपनी के सामने अपने प्रोजेक्ट की सफलता का प्रमाण देना बाकी था। लेकिन प्रोजेक्ट का काम शुरू होने के बाद एक पल विलियम ठहर जाता है क्योंकि पूरी प्रोसेस से वो समझ गया था कि जब कोई इंसान मर जाता है, अगर हम उस सैनिक की ही बात लें, पहले तो किसी युद्ध की वजह से विभिन्न तरीकों से उसकी बॉडी क्षत विक्षत होकर वो मर गया, यानी एक तरह से उसे मुक्ति मिली। लेकिन सोचो, फिर उसकी मेमोरी को डाउनलोड करके किसी दूसरी रोबोटिक बॉडी में ट्रांसफर करना, यानी उसे फिर से जिंदा करना, और फिर भी अगर वो अपनी बॉडी और नए जीवन से संतुष्ट न हो तो एक तरह से मरकर भी उसे शांति न मिली। ये दिमाग में आते ही विलियम कुछ देर सोच में पड़ जाता है, लेकिन एडी उसे समझाकर कहता है कि ये अच्छे बुरे का विचार करने का बिल्कुल सही समय नहीं है। तुम जानते हो हम किस स्थिति में हैं। अब अगर प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ तो हम दोनों के लिए मुसीबत है। तुम अच्छी तरह जानते हो और हमें नौकरी से निकालने के साथ जेल भी हो सकती है। उसके बाद विलियम जो करता है वो देखकर तुम सच में हैरान हो जाओगे। वो फैसला लेता है कि किसी डोनर के ब्रेन या मरे हुए व्यक्ति के ब्रेन से मेमोरी डाउनलोड नहीं करके वो अपनी ही मेमोरी को कॉपी करेगा। जैसा सोचा वैसा किया। वो एक बाथरूम में जाकर अपने सिर पर वो एक्सपेरिमेंटल इक्विपमेंट लगाकर खुद अपनी मेमोरी कॉपी करने लगता है। ये करने के बाद वो बाहर आकर पहले एडी को पूरी बात बताता है। एडी सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है, ये करने से पहले मुझे तो बताते, अगर बाथरूम में मेमोरी कॉपी के समय तुम बेहोश हो जाते तो तुम्हें बचाना बहुत मुश्किल होता। विलियम कहता है, ठीक है, जो हो गया सो छोड़ो। एक तरफ से अच्छा ही हुआ
क्योंकि सोचो मैं खुद उस रोबोट में रहूंगा, और चूंकि मैंने इस प्रोजेक्ट को डिजाइन किया है इसलिए उम्मीद है सारी प्रोसेस मैं उस रोबोट में घुसकर खुद कंट्रोल कर पाऊंगा। ओके, मैं अभी घर जाकर प्रोजेक्ट का एल्गोरिदम सेट कर लेता हूँ, फिर हम उसे अप्लाई करेंगे। अब विलियम सीधे घर लौट आता है। घर में घुसकर देखता है उसकी बीवी वहाँ इंतजार कर रही है। चिंतित होकर बताती है, मैंने आज सारा दिन क्या किया मुझे खुद याद नहीं, मैं क्लिनिक से कब निकली वो भी याद नहीं। इसके अलावा हम कुछ दिनों पहले एक ट्रिप पर गए थे ना, उसके बाद क्या हुआ वो भी याद नहीं। लेकिन विलियम उसे कहता है, तुम शायद बहुत थकी हुई हो, इसी वजह से ऐसा लग रहा है, तुम आज रात रेस्ट लो, देखना ठीक हो जाएगा। ये कहकर बात टाल देता है और उसी रात अपनी कॉपी की गई मेमोरी का सारा एल्गोरिदम स्टेप बाय स्टेप सेट कर लेता है उस रोबोटिक बॉडी में देने के लिए, ताकि कोई गलती ना हो। इधर अचानक उसकी बेटी की चीख सुनकर ऊपर आता है और उसे कहते सुनता है, मैंने सपना देखा कि हमारा पूरा परिवार एक एक्सीडेंट में मर गया। उसके बाद विलियम फिर उसे नींद की दवा देकर बेसमेंट में लाता है, क्योंकि उसकी स्मृति से वो एक्सीडेंट की मेमोरी ठीक से मिटी नहीं है। उसके बाद वो एक्सीडेंट की मेमोरी मिटा देता है। इतने में उसकी पत्नी जागकर बेसमेंट में आ जाती है और सारी बात विलियम से पूछती है, ये सब क्या हो रहा है और मेरी बेटी को यहाँ क्यों लाए हो? उसकी पत्नी इतना जोर देती है कि वो और छिपा नहीं पाता। वो बता देता है कि एक कार एक्सीडेंट में तुम सब मर गए और ये तुम्हारी असली बॉडी नहीं है, ये तुम सबकी रेप्लिका है। उसके बाद एक जगह शांत होकर बैठकर पूरी बात अपनी पत्नी को बताता है। लेकिन चूंकि मैं ऐसे प्रोजेक्ट का वैज्ञानिक हूँ जहाँ इंसान की स्मृति ट्रांसफर की रिसर्च करता था, इसलिए मैं ये मौका नहीं छोड़ना चाहता था। मैंने पूरी कोशिश करके तुम सबको वापस ला पाया हूँ। क्या तुम इससे खुश नहीं हो? मेरी जगह तुम होती तो क्या करती? ये सुनकर उसकी पत्नी सिर्फ रोती रहती है, लेकिन कोई जवाब नहीं देती। अगले दिन सुबह विलियम अपने परिवार को लेकर कुछ शॉपिंग करने जाता है और वहां उनकी एडी से मुलाकात होती है। लेकिन तभी मोना एक छोटी बच्ची को देखकर उसके मन में एक खटका लगता है, लेकिन क्यों ऐसा हो रहा है वो कुछ समझ नहीं पाती। उसके बाद सब घर लौट आते हैं और डिनर पर बैठकर उसकी बेटी उससे पूछती है, ये जॉय नाम की लड़की कौन है? मेरी अलमारी में उसका नाम लिखा था। इधर विलियम तो कुछ जवाब दे नहीं पा रहा, क्योंकि उसकी छोटी बेटी की स्मृति सबके दिमाग से डिलीट कर दी थी। उसकी पत्नी समझ जाती है कि विलियम उससे कुछ छिपा रहा है। तभी उसका बॉस उनके घर आ जाता है। मिस्टर जोन्स उसके परिवार से अच्छे से बात करता है, फिर विलियम को अलग ले जाकर बताता है, अब समय आ गया है तुम्हें सच बताने का। असल में शुरू से ही मुझे पता था कि तुम मेरी कंपनी से कितने $1 मिलियन के इक्विपमेंट और महंगे रेप्लिका पॉड्स लेकर अपने घर आए थे। उस रात कार एक्सीडेंट में तुम्हारा पूरा परिवार मर गया था, ये हम पहले ही जान गए थे, और तुम उन्हें फिर से जिंदा करने के लिए ये सब कर रहे थे। लेकिन हमने जानकर भी कोई रोक नहीं लगाई, क्योंकि तुम पर भरोसा करके जो कर रहे थे करने दिया, ताकि तुम्हारे परिवार पर प्रयोग के साथ हम अपना प्रोजेक्ट का एल्गोरिदम भी ढूंढ लें और हमारा प्रोजेक्ट भी सफल हो जाए। लेकिन तुम्हारा एल्गोरिदम बन चुका है, इसलिए ये सही समय है तुम्हें रोकने का, और इसीलिए आज तुम्हारे घर आया हूं। और वो 3 जो तुम डिनर करते देख रहे हो वो मेरे प्रोजेक्ट का रिजल्ट है, और उनका इच्छानुसार इस्तेमाल करने का अधिकार मैं तुम्हें किसी भी तरह नहीं दूंगा। और मेरा नाम डॉक्टर जोन्स नहीं है। तुम इतने दिन किसी मेडिकल कंपनी में काम नहीं कर रहे थे। असल में हमारा उद्देश्य था इस रिसर्च को सफल होने पर इसे दूसरे तरीके से इस्तेमाल करना, इसलिए ऐसा एक ऊपरी चमकदार पहचान बना रखी थी। अब वो बताता है उनके इस प्रोजेक्ट के पीछे उद्देश्य क्या था। सोचो तुमने जो आविष्कार किया है वो कितना खतरनाक हो सकता है। अगर एक पूरी तरह ट्रेंड एक्सपीरियंस मिलिट्री ऑफिसर के ब्रेन की मेमोरी कॉपी करके हजारों रोबोट्स में डाल दे तो वो कितना नुकसानदेह और खतरनाक हो सकता है। आज तुम अपनी रिसर्च में सफल हुए हो और पूरी प्रोसेस का एल्गोरिदम बना लिया है। इतने सब के लिए हमारी तरफ से तुम्हारे लिए ये गिफ्ट है कि आज रात अच्छे से अपने परिवार के साथ समय बिताओ, फिर खुद ही तुम उन्हें मार दोगे। यही मेरा ऑर्डर है। अब चुपचाप मेरे प्रोजेक्ट का एल्गोरिदम मुझे ला कर दो। जब विलियम समझ जाता है कि ये आविष्कार उनके हाथ लग गया तो समाज को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, तब वो चालाकी से उसे जला देता है। इधर उसकी पत्नी बार बार जानना चाहती थी ये सब क्या हो रहा है, मुझे अभी बताना होगा। विलियम जल्दी बताता है, तुम जो खुद में कमी महसूस कर रही हो उसकी वजह है हमारी एक और छोटी बेटी थी जिसका नाम जॉय था। हमारे पास एक्स्ट्रा पॉड न होने की वजह से उसे वापस नहीं ला सका, इसी वजह से उसकी सारी स्मृतियां तुम्हारी मेमोरी से मिटा दी। बाकी बात बाद में समझाऊंगा। अब जल्दी बच्चों को लेकर यहाँ से भागना होगा, क्योंकि जहाँ मैं इतने दिन काम करता था
वो कोई मेडिकल कंपनी नहीं है और ये आविष्कार मुझसे लेकर वो किसी खराब उद्देश्य में इस्तेमाल करना चाहते हैं। अब बाहर खड़े बॉस को विलियम नींद का इंजेक्शन देकर बेहोश कर देता है और परिवार को लेकर पीछे के गेट से कार में निकल भागता है। वे जितनी तेजी से हो सके कार लेकर उनसे भाग आते हैं, लेकिन एक और बड़ी समस्या थी। उनके तीनों को जो बाद में बनाया गया था उनमें से इनबिल्ट ट्रैकर उनके बॉडी में रह गए थे, इसलिए आसानी से विलियम की लोकेशन वो जान पा रहे थे। ये सुनकर अब मोना कहती है, कार घुमाओ और अभी मेरे क्लिनिक ले चलो, मुझे पता है इसे अंदर से कैसे नष्ट करना है। वे सीधे मोना के क्लिनिक पहुंच जाते हैं। उसके बाद एक एक करके तीनों की बॉडी से इलेक्ट्रिक शॉक के माध्यम से ट्रैकर्स को अंदर से ही नष्ट कर देते हैं। इधर जब वे क्लिनिक पहुंचते हैं तो देखते हैं एक एक करके सारे ट्रैकर्स ऑफलाइन हो रहे हैं। आखिरकार विलियम अपने परिवार को लेकर क्लिनिक से भाग आता है। उसके बाद कुछ दूर कार चलाकर वे एक नदी के किनारे पहुंचते हैं। वहां विलियम कहता है, तुम यहाँ बैठो, देखता हूँ क्या इंतजाम किया जा सकता है। लेकिन उनकी कार का पीछा करते हुए मिस्टर जोन्स के लोग भी वहां पहुंच जाते हैं। उसके परिवार को अकेला देखकर सबको पकड़कर उस साइंस लैब में ले जाते हैं और वहां हम देखते हैं एडी को भी उन्होंने पकड़ लिया था। उसके बाद विलियम भी दौड़कर उस कंपनी में पहुंच जाता है। स्वाभाविक रूप से उसे डराकर फिर से एल्गोरिदम बनाने को कहा जाता है। पहले विलियम मना करता है तो उसकी आंखों के सामने एक पल की देर न करके एडी को मार देते हैं। उसकी पत्नी की तरफ बंदूक तानते हैं। ठीक उसी समय उसे रोककर विलियम कहता है, ठीक है, जो तुम चाहते हो मैं करूंगा, लेकिन मेरे परिवार को मत मारो। अब विलियम फिर चालाकी करता है और अपनी ब्रेन की मेमोरी कॉपी करके उस रोबोट में ट्रांसफर कर देता है। उसे एक्टिवेट करते ही तुरंत बाहर आकर मिस्टर जोन्स के सारे लोगों को मार देता है और उसे भी फेंक देता है, क्योंकि उसके अंदर तो विलियम खुद है। इस मौके पर विलियम अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर दौड़कर वहां से बाहर निकलकर कार में बैठ जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद कार से उतरकर कंपनी में घुसकर देखता है रोबोट विलियम मिस्टर जोन्स को लगभग मार ही चुका था। विलियम जाकर उसे रोक देता है। उसके बाद मिस्टर जोन्स बताता है, जो मुझे ये काम करने को मजबूर कर रहे थे वो तुम्हें भी ढूंढेंगे। लेकिन विलियम कहता है, अगर हम दोनों मिलकर इस बात को गुप्त रखें तो वो कभी नहीं जान पाएंगे कि ऐसा कुछ कभी आविष्कार हुआ भी था। उसके बाद विलियम पूछता है, अगर तुम चाहो तो तुम्हें फिर से हम जिंदा कर सकते हैं, अगर तुम मेरे साथ सहमत हो तो। मिस्टर जोन्स सहमत हो जाता है। अब रोबोट विलियम कहता है, ठीक है, तुम अपने परिवार को लेकर किसी गुप्त जगह चले जाओ, तब तक मैं इस साइड को संभाल लेता हूँ। उसके बाद विलियम अपने दोस्त एडी को आखिरी बार विदाई देकर अपने परिवार को लेकर एक सुरक्षित जगह चला आता है। उधर रोबोट विलियम मिस्टर जोन्स को फिर से जिंदा करने का काम शुरू कर देता है। 17 दिन बाद हम देखते हैं विलियम अपनी छोटी बेटी जॉय को फिर से जिंदा कर लेता है, जिसे देखकर मोना बहुत खुश हो जाती है। और एकदम आखिर में हम देखते हैं यूनाइटेड अरब का एक दृश्य, जहां एक करोड़पति बुजुर्ग व्यक्ति अपने पुनर्जन्म के लिए मिस्टर जोन्स से मिल रहा है। वो पैसे के बदले फिर से नया जीवन पाना चाहता है। कमरे में प्रवेश करते ही हम देखते हैं कि रविवार को विलियम अपने आविष्कार का इस्तेमाल किसी बुजुर्ग वीआईपी या समाज के हित में कर रहा है, बिना उसे गलत हाथों में पड़े। और यहीं पर यह हैरत अंगेज कहानी समाप्त होती है।